हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। हमने लास्ट क्लास एंड करी थी अपनी इसी सेम जगह पे, जहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन को वी वर अबाउट टू सी व्हाट इज कंसिडरेशन अंडर जीएसटी एंड वी एंडेड द क्लास। तो आज हम लोग कंसिडरेशन देखने वाले हैं बेटा, अच्छी तरह से कंसिडरेशन को समझेंगे, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो देखो, कंसिडरेशन का लिटिल मतलब होता है कुड प्रो क्यू, मतलब समथिंग इन रिटर्न। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली ही बात है। समथिंग इन रिटर्न मतलब कंसिडरेशन डज नॉट मीन मनी ओनली। अगर आप किसी के लिए बदले में कुछ करते हैं, समथिंग इन रिटर्न, देन दिस कंस्टिट्यूट्स एज अ कंसिडरेशन। द लिटरल मीनिंग और द इटालियन मीनिंग, द लैटिन मीनिंग, इटालियन नहीं लैटिन जो शब्द है हमारा कुड प्रो क्यू, उसका मतलब यही है समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन का मतलब मोटा मोटा क्या है? कुड प्रोक्यू समथिंग इन रिटर्न। लेकिन जीएसटी वाले नहीं माने इस बात से। जीएसटी वाले बोले कि नहीं, हम लोग इसको भाई डिफाइन करेंगे सेक्शन नंबर 231 में। और इन्होंने बोला दो चीजें कंसिडरेशन होती हैं, दो चीजें। पहला, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई of goods services both but shall not include any subsidy paid by central government और state government। बोला क्या गया कि कंसिडरेशन का मतलब है, बेसिक सी बात यह है कि कोई भी पेमेंट आपने करी हो, कोई भी पेमेंट कर दी हो या करने वाले हो, तो कंसिडरेशन के अंदर दोनों चीज हो गई। एनी पेमेंट मेड मतलब प्रेजेंट की बात, एनी पेमेंट टू बी मेड मतलब यहां पे बात हो गई फ्यूचर की। एनी पेमेंट मेड जो ऑलरेडी हो चुकी है, एंड टू बी मेड मतलब जो फ्यूचर में होने वाली है। वेदर इन मनी और अदरवाइज मतलब चाहे वो मनी में हो, चाहे वो काइंड में हो। यही बात जो हमने ऊपर बोला, समथिंग इन रिटर्न, चाहे आप पैसा दे दो या पैसे की जगह पे कुछ और देते हो, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई मतलब या तो आप सप्लाई के लिए करो या सप्लाई की वजह से करो या सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए करो। मतलब टोटल बात यह कि आपने सप्लाई की वजह से वो पेमेंट करी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने किसी को पैसा दिया, उसका सप्लाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लाई से लेना देना पूरा पूरा होना चाहिए। ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए भाई, चाहे वो रिस्पेक्ट में हो, रिस्पॉन्स में, चाहे इंड्यूसमेंट में हो। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्स, इंड्यूसमेंट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्स, इंड्यूसमेंट, ये डेफिनेशन आपको घोल के पी जानी है भाई। बार बार बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए पेपर के अंदर कंसिडरेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे कंसिडरेशन वैलिड है ही नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा और वहां पे आपको ये कोटेशन देनी पड़ेगी डेफिनेशन की विद योर आर्गुमेंट कि हाँ भाई ये है ही नहीं है। सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि वैलिड कंसिडरेशन मींस ए बी, जैसा लिख के दिया है। ओके सर। गुड्स सर्विसेज बोथ, चाहे किसी की भी हो सप्लाई, चाहे किसी की हो, गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, चाहे दोनों की हो, लेकिन इसके अंदर सब्सिडी नहीं आएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देता है। सर सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी मतलब होता है एक तरीके से आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट जो टैक्स में हो सकता है या फिर किसी मॉनिटरी टर्म्स में हो सकता है। टैक्स में आपका पैसा थोड़ा माफ कर देगा, सब्सिडी मिल गई, या सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है मॉनिटरी टर्म्स में ना, आप पूरा पैसा देते हैं थोड़ा वापस आ जाता है, इसको सब्सिडी बोलते हैं। तो सरकार जो आपको सब्सिडी दे रही है वो कंसिडरेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गवर्नमेंट हैज पेड यू सब्सिडी, डज इट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 231 कंसिडरेशन? नो, कंसिडरेशन के अंदर सब्सिडी गवर्नमेंट ने जो दी है वो नहीं आती। सर समझ में आ गया। सर पार्ट ए तो बहुत इजी है, कंसिडरेशन का पार्ट ए बहुत इजी है। पार्ट ए टोटल मिला के यही बात बोलता है कि ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो या तो आपने दे दिया है या तो देने वाले हैं। किसके लिए देने वाले हैं? सप्लाई के लिए देने वाले हैं। सर किसकी सप्लाई? गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, दोनों की हो, लेकिन इसके अंदर सब्सिडी मत रखना। भाई समझ में आ गया? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पॉन्स टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बोथ बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए तो बहुत इजी था। बी भी आपको समझना है क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब ए और बी दोनों होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दोनों से मिलकर कंप्लीट होगी। अच्छा, बी में क्या बोला हुआ है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर बीएंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट। तो ये तीनों शब्द रट लो। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ। इन तीनों का मतलब ये है भाई, सीधा सा मतलब है के लिए। किसके लिए? सप्लाई के लिए, ऑब्वियस सी बात है।
of supply for goods services both whether by recipient or any other person but shall not include any subsidy by by CGNSG। ओके सर, तो यहाँ पे बेटा इस वाले से क्या अलग है? पहली बात तो कॉमन है सब्सिडी वाला पॉइंट, तो सब्सिडी वाला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है कि कंसिडरेशन के अंदर सब्सिडी नहीं आती। लेकिन ये एक्ट में भी ऐसे ही लिखा है, दोनों बार ही लिखा है सब्सिडी सब्सिडी, है ना, मैंने नहीं लिखा अपनी मर्जी से, ये दोनों बार ही एक्ट में ही लिखा हुआ है आपके सेक्शन 231 में। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे ना एक चीज और बोली गई, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबियंस, मतलब एक्ट का मतलब करना और फॉरबियंस का मतलब झेलना। झेलने को हिंदी में कैसे लिखते हैं भाई? मैं तो हिंदी काफी वीक है यार। झेलना पता नहीं कैसे लिखते हैं, मैं ऐसे इंग्लिश में लिख देता हूँ झेलना। झेलने का मतलब क्या होता है? फॉरबियंस मतलब झेलना। झेलने का मतलब क्या हुआ सर? तो बेटा कुछ करना जिसके लिए आप पैसा ले रहे हो, या कुछ झेल रहे हो उसके लिए पैसा ले रहे हो, तो बेटा वो भी कंसिडरेशन है। सर झेलने का मतलब समझ नहीं आया। देखो कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला चलो डांस करके दिखाओ, आपने डांस किया खूब बढ़िया बढ़िया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके बढ़िया डांस किया, टुनक टुनक टुन टुनक टुनक टुन, ठीक है, ऐसे करके आपने डांस किया। या आजकल जो गाना चल रहा है ना, हनी सिंह का नया गाना है भाई, उस पर आपने डांस किया, शीशा वाली चुन्नी में घुमा दूं, तार गाड़ी में घुमा दूं रानी रे, छोरे तू काड़ा काड़ा, है ना भाई, उस वाले गाने पे शायद यही बोले उसके। भाई डांस कर रहे हो आप, अब आपने डांस करके दिखाया, कोई एक्ट किया ये आपने मेरे लिए, मैंने इसके लिए आपको दिया मनी। डांसर्स यही तो करते हैं, डांस करके दिखाते हैं, हम उन्हें पैसा देते हैं, डांसर सिंगर कोई भी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर पेड क्लासेस लेते हैं हम लोग किसी भी टीचर की, मेरी या किसी की भी, तो अब हम उसको पैसा देते हैं, तो नाउ दिस इज द कंसिडरेशन फॉर एनी एक्ट। ओके, समझ में आता है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, मतलब जो मैंने काम किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो आपने मुझे दी वो कंसिडरेशन कहलाएगी। इसके बाद मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फॉरबियंस, मतलब भाई मैंने एक बच्चों को पढ़ाया, काफी बढ़िया बच्चा था, उसका नाम था रोनित। भाई मेरे से पढ़ता था, काफी अच्छे से पढ़ता था, सारी चीजें बहुत डिटेल में पूछता था। मैं कभी ये चीज समझ नहीं पाया जब मैं उसको पढ़ा रहा था, बहुत चीजें डिटेल में पूछता था। नोट्स मेरे से लेता था दोनों में, हार्ड कॉपी भी चाहिए सर, हार्ड कॉपी भी खरीद ली, सर सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए सर, सॉफ्ट कॉपी भी खरीद ली, सर सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेबल भी चाहिए, मैंने कहा ले भाई प्रिंटेबल भी ले ले, तीनों उसने अलग अलग खरीदा। अमीर भी काफी था। मैं नहीं समझ पाया जब तक उसने मेरे से हर एक चीज, भाई एक एक लेक्चर दो दो तीन तीन बार देखता, और क्लासेस यूट्यूब वाली रिवीजन भी लेता, सब कुछ लेता। थोड़े दिन हुए, उसके बाद क्या किया, मेरा इंस्टीट्यूट है, जैसे यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है दा कॉमर्स कोच के नाम से, ठीक है। अब दा कॉमर्स कोच के नाम से यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मैंने देखा मेरे इंस्टीट्यूट के बराबर में एक और इंस्टीट्यूट खुल गया, उसका नाम है द रोनित कोच। मैंने कहा रोनित कोच, चल भाई हो सकता है मेरा वहम। फिर मैंने देखा वहां पे रोनित बच्चों को आईडीटी पढ़ा रहा है, मेरे ही नोट्स से, बस रीब्रांडिंग कर दी, क्योंकि मेरे नोट्स तो उसके पास थे ही, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेबल फॉर्म में थे, मेरे कॉपीराइटेड मटेरियल था। फिर भी मैंने नहीं बोला, उसको बोला मैंने कि चल मेरा बच्चा कोई बात नहीं, मेरे से तो पढ़ा है। लेकिन फिर मैंने देखा भाई मेरे पास जैसे पहले 10 बच्चे आ रहे थे, अब इसकी वजह से मेरे पास 8 बच्चे आने के लिए 2 बच्चे तो चले गए उसके बाद डोमो लेने के लिए। मैंने कहा भाई दिक्कत वाली बात है। मैंने इसके पास गया, मैंने रोनित को बोला रोनित भाई ये लो 10,000 रुपए, और कृपया करके अपनी दुकान यहाँ से कर दीजिए बंद। मैंने ये लीजिए आपसे दोनों हाथ जोड़ लिए, यहाँ से चले जाओ, प्यार से बोल रहा हूँ अभी। तो रोनित ने मेरी बात मानी और वहां से चला गया। तो इसने क्या किया? फॉरबियरेंस किया, सेल्फ कंट्रोल किया, अपने आप को उस काम को करने से रोका। किस काम को करने से? कोचिंग इंडस्ट्री को, अपना काम कोचिंग वाला करने से। तो ये क्या किया इसने? फॉरबियरेंस। अब मैंने इसको जो पैसा दिया इस काम के लिए, इसको भी कंसिडरेशन बोला जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया, फॉरबियरेंस भी हमको। अच्छा, अब ये फॉरबियरेंस किसके लिए हो सकता है? सप्लाई के लिए। सप्लाई किसकी? गुड्स या सर्विसेज, किसी की भी हो। अब जैसे मैंने इसको रोका तो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए रोका, तो वो भी इसमें कवर है। अगर मेरी कोई दुकान होती, मान लो सब्जी की दुकान है, अब एक लड़का मेरे पास काम करता है, सब्जी की दुकान क्या है, ऐसे पंचर वालों की दुकान होती है ना, पंचर वालों की दुकान पे एक लड़का, मान लो एक पंचर वाले की दुकान है, एक लड़का छोटा सा सीखता है, सीखने के बाद उसने उसके बराबर में दुकान खोल ली पंचर की, तो पंचर वाले ने उसको पैसे दिए कि भैया यहाँ पे दुकान मत खोल, भाग जाए यहाँ से। तो ये हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, समझे आप? तो ये गुड्स में सर्विसेज में दोनों हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सब्सिडी नहीं आएगा। सर बहुत अच्छे से कंसिडरेशन हमको समझ में आ गया, कंसिडरेशन में अब कोई भी डाउट नहीं है। अगर बेटा आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो कंसिडरेशन आपको टॉपिक, तो एक अंगूठा जरूर छोड़ेंगे नीचे, सो दैट इट कैन मोटिवेट मी टू प्रोवाइड सच लेक्चर्स टू यू इन फ्यूचर एज वेल। एग्जाम्पल देख लीजिए,
सर GG9 का मतलब क्या है सर? जीजी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग सर, हमने GG1 से देखना शुरू किया था, सब में जीजी जीजी जीजी। जीजी का मतलब क्या है सर? बेटा जीजी का मतलब होता है गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान। बेटा जीजी का मतलब होता है गुरु ज्ञान। मेरे एक बहुत ही प्रिय सर थे, बहुत ही प्रिय, कालरा सर, जिनसे मैं किसी समय पे अकाउंट्स पढ़ा करता था। उनसे मैंने गुरु दक्षिणा में चीजें प्राप्त किया, लेकिन उनको ये बात नहीं पता। ठीक है, उनको ये बात नहीं पता। अगर आप भी उन कालरा सर को पढ़ाते कह रहा हूँ, जानते हैं, मुझे पता नहीं वो आप पढ़ाते नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर बाय चांस आप उन कालरा सर को जानते तो प्लीज उनको जरूर टैग करना कि उनको पता चले कि उनका स्टूडेंट आज कहाँ पहुंच गया। हालांकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे ही 4 साल से ज्यादा हो गए। वैसे 11th 12th से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, देन आई मूव टू CMA NCA। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे को शायद 2 2 ढाई 3 साल अराउंड हो गए हैं अभी CM इंटर को पढ़ाते पढ़ाते। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर फाइनल को भी लेना स्टार्ट कर दिया, तो फाइनल को लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल फाइनल का हो गया, और लगभग 3 साल हमारे हो गए इंटरमीडिएट के। तो उन सर से मैंने क्लास ली थी बहुत समय पहले, मेरे ख्याल से 2000, बहुत पहले लिया था, शायद 15 में लिया था, शायद 2015-16 में लिया होगा, जहां तक मुझको याद है। तो उनसे मैंने गुरु दक्षिणा में ही लिया है, बल्कि उन्होंने दिया नहीं, मैंने फिर भी ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर रमन ट्रांसफर्ड हिज कार टू मिस्टर सुकेश ऑन अ कंडीशन दैट मिस्टर सुकेश वुड डोनेट 1.5 लाख टू अ ट्रस्ट, असेस GST एप्लीकेबिलिटी। अब देखो GST एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 71A लिख ली गई यहाँ पे, क्योंकि 71A में अगर वो GST एप्लीकेबल है, मतलब वैलिड सप्लाई होगा तो GST लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रमन, एक बंदा रमन है, सॉल्यूशन नहीं है इसमें, सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं जो वैसे आपको चार्ट बनाना है। रमन ने क्या किया? रमन ने अपनी गाड़ी सुकेश को ट्रांसफर करी, गाड़ी सुकेश को ट्रांसफर कर दी। अब सुकेश ने, सॉरी, रमन ने एक कंडीशन और रखी गाड़ी ट्रांसफर करने के साथ साथ कि सुकेश को इसको तो पैसे नहीं देने, लेकिन सुकेश को आगे एक ट्रस्ट है कोई, उसको 15,000 रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए डोनेट करना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी? अब देखो इसने क्योंकि गाड़ी ट्रांसफर करी है और हमको पता है ट्रांसफर इज कवर्ड अंडर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। मैंने बोला आपको वो देखने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि वो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में आता ही नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज तो उन्होंने बोली दी कि कवर है। कंसिडरेशन आपको देखना पड़ेगा, तो पहला तो पक्का हो गया फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है, लेकिन कंसिडरेशन बेटा, अब रमन ने सुकेश को ट्रांसफर किया, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी? क्योंकि सुकेश को उसने डायरेक्टली इससे पैसा नहीं लिया, उसने बोला गाड़ी तो तू मेरे से ले ले, लेकिन इसके पैसे ना भाई आगे ट्रस्ट को दियो। तो क्या इसको कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर इज यस। Answer is yes, this will be treated as consideration, valid consideration under section 231. Yes, this would be considered as valid, ये considered है, ठीक है भैया, as valid consideration, consideration अंडर सेक्शन 231। डिटेल आंसर लिख लेना भैया, ऊपर से मैं अभी आपको वैसे बाद में आंसर लिखना सिखाऊंगा। अभी जैसे एग्जांपल है तो हम लोग इस तरह कर रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको एक अलग किसी समय बताऊंगा। अभी के लिए एग्जाम्पल का सोल्यूशन हम लोग इस तरह लिख सकते हैं फॉर ए रिविजन पर्पज। जब आप रिविजन करेंगे तो इस एग्जाम्पल को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसने डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, सुकेश को बोला कि आप आगे किसी और का पैसा दो, तो इसलिए यहाँ पे कंसिडरेशन की डेफिनेशन है बेटा कवर है। ठीक है, इसके बाद मिस्टर सचिन विद हिज फोर्थ वाइफ, क्या बोला सर? मिस्टर सचिन विद हिज फोर्थ वाइफ, ओके। तो मिस्टर सचिन अपनी चौथी बीवी के साथ जा रहे थे एनिवर्सरी पे, और उन्होंने वायलेट कर दिया ट्रैफिक रूल्स, और 15,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज हो गई। क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा? सर अभी आपने बोला था ना, किसी चीज को झेलना, फॉरबियरेंस, या किसी चीज को कर देने से अगर हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो कंसिडरेशन है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया? पुलिस वाले ने बोला कि आपने रूल तोड़ा, और आपका रूल तोड़ने को मैंने झेला। और जब मैंने झेला तो मैंने सचिन सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि सेक्शन नंबर 231 में अगर हम लोग किसी के काम को झेलते हैं तो वो भी कंसिडरेशन है। तो क्या जो आपने रूल तोड़ा वो कंसिडरेशन है या नहीं है? बताओ। उन्होंने मिस्टर सचिन से पूछा, मैंने बोला अगर आपने पढ़ा है तो भाई आप पढ़े लिखे हो तो सही सही बोल रहे होगे। फिर मैं वहां पहुंचा, मैंने कि भाई तुम्हारा नाम सचिन है फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो, मेरा नाम तुम बदनाम कर रहे हो। मैंने बोला भाई पेनल्टी है, पेनल्टी इसलिए नहीं लगाई जाती कि आप फॉरबियरेंस है ये, भाई पेनल्टी इसमें थोड़ी ना लगाई जाती है कि हम झेल रहे हैं कि उसने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। पेनल्टी इसमें लगाई जाती है ताकि ताकि वो इसको रिपीट ना करे, है ना सर, ताकि रिपीट ना करे। तो आपको एक बात समझनी है, पेनल्टीज आर नॉट वैलिड कंसिडरेशन।
वाई? क्योंकि पेनल्टी जो सरकार लगाती है ना, सरकार ने जो लगाई है, सरकार जो पेनल्टी लगाती है आर नॉट वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट पेड बाय यू फॉर द फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट बाय द गवर्नमेंट. It is only paid by you in a promise that you will not basically repeat the same mistake. तो यहां पे इसका सोल्यूशन होगा नो, दिस वुड नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 231. ओके, अगला, मैसर शर्मा लिमिटेड अग्री टू सेल दिस इट्स बिजनेस टू वर्मा लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख. Messrs. Sharma agrees that he would not do same business for 10 years, for which he paid 5 lakh additionally as his GST applicability. दो ट्रांजेक्शन. सॉल्यूशन T1. T1 में क्या किया? मैसर शर्मा ने अपना बिजनेस, दो है, मैसर शर्मा ने अपना बिजनेस पहले में ट्रांसफर कर दिया किसको? वर्मा लिमिटेड को, है ना, MS वर्मा को. ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रांसफर है, इट इज स्क्वायरली कवर अंडर जीएसटी. ऑल स्क्वायर कवर्ड अंडर जीएसटी मतलब पूरी तरह से कवर है, ये चारों खाने चित हैं जीएसटी में इसके. क्यों? क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में आता है बेटा, तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कवर है, तो इसलिए ये दो ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर तो पूरी तरह से कवर है. ओके, अब T1 तो हमारा हो गया. T2 में हमें देखना है कि इसने भैया इसको एडिशनल पैसा दिया. अच्छा, T1 में ये भी बात याद रखना कि कंसिडरेशन वैलिड है कितने रुपए की? 50 लाख की. तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई भी है प्लस कंसिडरेशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको. T2 क्या है? T2 में बोला गया कि 50 लाख के अलावा इसने इसको 5 लाख दिए. किसने? भाई मैसर शर्मा अग्रीज दैट ही वुड नॉट डू सेम बिजनेस फॉर 10 ईयर फॉर विच ही पेड 5 लाख रुपीज एडिशनली. भाई यहां पे तो एक अलग बात है, मतलब मैसर्स वर्मा ने, जब शर्मा ने अपना बिजनेस किसको बेचा? वर्मा को, तो वर्मा ने उसको 5 लाख अलग से दिए शर्मा को. पहले इसने अपना बिजनेस वर्मा को बेचा, वर्मा ने 5 लाख उसको अलग से दिए, बोला कि भैया ये 5 लाख रुपए ले लो और 10 साल तक ये सेम बिजनेस आप मत करना ताकि कंपटीशन कम रहे. तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी T2 वाली? भाई फॉर्म ऑफ सप्लाई तो है, देखो फॉर्म ऑफ सप्लाई तो है ना, फॉर्म ऑफ सप्लाई तो है ही है, तो उसमें तो कवर होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. क्या है लेकिन ये 10 साल वाली जो कंसिडरेशन इसने 5 लाख रुपए दी है इसको, क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं है. दिस इज माय क्वेश्चन. अंडर सेक्शन 231 ये कंसिडरेशन है या नहीं है? देखो हम लोग कितनी अच्छे तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, कंसिडरेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं. काफी लोगों की तो ये बुकलेट के अंदर कंपाइलर में क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ. कंपाइलर के क्वेश्चन नहीं है ये मेरे, कंपाइलर के क्वेश्चन तो और एडवांस है, बट मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा हूँ ताकि कंसिडरेशन में कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए. सर हाथ ना पकड़ पाए मतलब ऐसे पकड़ेगा तो जेल में. अबे भाई वो वाला हाथ पकड़ना नहीं, मतलब आपको कोई बीट ना कर पाए. जल्दी से बता दो कंसिडरेशन है नहीं है, इतना ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं वेस्ट करने को लिए. भाई सॉल्यूशन ये है कि ये कंसिडरेशन है. यस इट इज कंसिडरेशन. बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप साथ में पढ़ रहे हो डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे तो ही कोई फायदा इन क्लासेस का. और डिसिप्लिन कैसे शो होगा कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो? सबसे पहली बात तो आपको नीचे कमेंट करना है कि आप वीडियो देख भी रहे हो नहीं देख रहे. मैं हर वीडियो में आपसे ये चीज बोल रहा हूँ कि आप डिसिप्लिन हो, तो नीचे कमेंट करके लिखो कि यस आई एम हियर. अपनी अटेंडेंस लगाओ. अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करेंगे? अगर सीएमए इंटर वाले बच्चे हैं तो लिखेंगे हैशटैग सीएमए इंटर. सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं तो लिखेंगे हैशटैग सीएमए फाइनल. इससे क्या होगा? आई विल गेट एन आइडिया कि आप प्रेजेंट हैं क्लास में. उससे क्या होगा? उससे मुझे पता चलेगा कि इन वीडियो से कितने बच्चों को बेनिफिट हो रहा है. तो यस इट इज कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 231. क्यों? क्योंकि हमने पार्ट बी में पढ़ा कि फॉरबियरेंस भी हमारा क्या होता है? एक कंसिडरेशन होता है. सर अभी तो आपने ऊपर मना किया था रूल वगैरह में. अरे मेरे भाई रूल एक सोशल ऑब्लिगेशन तोड़ने की वजह से होता है. सोशली आप रिक्वायर्ड है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें. अगर आपने वो तोड़ा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगी. पेनल्टी इसलिए लगी ताकि आप उसको रिपीट ना करें, झेलने के लिए नहीं लगी. लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि मिस्टर वर्मा 10 साल के लिए वो काम नहीं करेंगे. तो यस दिस विल बी कवर्ड अंडर कंसिडरेशन. ओके, मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड हिज सन 5100 एज गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे एस जीएसटी लायबिलिटी. अब बताओ, उसने अपने बेटे को उसके बर्थडे के ऊपर, बेटे को अपने बर्थडे के ऊपर, अच्छा अगर हम लोग रेगुलर क्लास में भी होते ना तो हम लोग कंसिडरेशन के ऊपर लगभग 3 लेक्चर लेते और ये GG12 और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी मैं एग्जांपल कराता आपको. लेकिन क्योंकि अभी हम लोग ये वाला बैच कर रहे हैं, यूट्यूब वाला फ्री वाला बैच, इसलिए हम लोग थोड़ा कम डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, पेड क्लासेस में थोड़ा तो फर्क होगा, ये आप भी जानते हैं.
पेड क्लासेस में इससे थोड़ा फर्क होगा, बट यस जिन बच्चों को पेड क्लासेस लेनी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए सर कौन कौन सब्जेक्ट उपलब्ध हैं? देखो बेटा अभी मैं कोलैबोरेशन में लगा हुआ हूँ, वैसे मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी तो आपका आईडीटी, बट आई एम थिंकिंग टू लॉन्च अ न्यू बैच फॉर डीटी एज वेल, ताकि मैं आपका पेपर नंबर 7 पूरा ले सकूं। ठीक है, पूरा ले सकूं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा इंटर के लिए भी। मैंने डीटी काफी बार पढ़ाया पहले भी, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखना कितने साल पुरानी होगी, 2 साल पहले मैंने काफी बैच डीटी के लिए थे, और 2 साल पहले सिलेबस 16 था जब डीटी अलग और आईडीटी अलग हुआ करता था। अभी मिक्सचर हो गया, तो अभी मिक्सचर होने की वजह से तो अब तो जरूरी है कि मैं दोनों पेपर लूं। ठीक है, इसके अलावा मैं अभी आपका इंटर का ही जीवन हो गया है तो जी2 में सोच रहा हूँ कि कंपनी अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंट जो आपका है वो लूं। ऑडिट के लिए मेरी बात चल रही है एक सर से, उनके साथ में मिलकर शायद मैं कंपनी अकाउंट लॉन्च करूं आने वाले फ्यूचर में, तो ये आप पेपर मेरे से ले सकते हैं। अब फाइनल वाले बच्चों के लिए बता दूं, फाइनल वाले बच्चों के लिए तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आईडीटी की आप क्लास परचेस कर लो। रीजन उसका ये है कि जब आप क्लास परचेस कर लेते हो ना तो उसमें कन्वीनियंस बहुत हो जाता है। अब फाइनल वाले बच्चे हैं उनके पास ना टाइम होता नहीं है, टाइम वेरी लेस है, तो मुझे भी ये बात समझ में आती है कि टाइम लेस होने के कारण वो बार बार यूट्यूब पे आके क्लास नहीं देख सकते। आप क्लास परचेज कर लो आईडीटी की, इनसे बेहतर क्लासेस हैं। उसमें क्या होगा आपका, आपने एक बार परचेज कर ली, क्लास डाउनलोड करा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मोबाइल वाला लिया या फिर लैपटॉप वाला लिया, कोई सा भी, मजे करे उसके बाद, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब क्या है, आपने क्लास डाउनलोड किया, फिर जस्ट आपको क्लास देखनी है, अपने कन्वीनियंस पे देखनी है, ना यूट्यूब ना डिस्ट्रैक्शन। यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन तो होती है, इंटर वाले बच्चे भी मैनेज कर सकते हैं बिकॉज दे माइट नॉट बी वर्किंग और एक ही ग्रुप दे रहे हो शायद, लेकिन फाइनल वाले बच्चे जो वर्किंग भी होंगे कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में, उनके लिए काफी टफ पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ आप क्लास परचेज कर लीजिए फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट। क्लास के जो प्राइस हैं, रेट्स हैं, उसके बात करने के लिए हम आपको पूरा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो आप अपना पर्सनल कुछ भी रीजन आप जो भी है बता सकते हैं, अगर हमारे पास हो पाएगी उतनी कॉस्ट हम जरूर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और हमारी क्लास की क्वालिटी अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, जितने लेक्चर आपने लिए हैं, जब हम लोग फ्री में ऐसा क्लास दे पा रहे हैं तो सोचिए अगर हम लोग पेड क्लास में जाएंगे तो वाह भाई वाह क्या मजे बांध देंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नंबर है सभी के लिए, इंटर वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इनकन्वीनियंस हो रहा है तो क्लास परचेज कर सकते हैं। फाइनल वाले बच्चों को तो शॉर्ट शॉर्ट बोलता हूँ कि क्लास परचेज करना ज्यादा बेहतर है अगर मैनेज नहीं हो पा रहा, जो कि ज्यादातर बच्चों से मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और खाली आईडीटी की ही नहीं, फाइनल वाले बच्चों को तो मैं बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट की आप क्लास, जिसको आप में मतलब जिस सब्जेक्ट में आपकी दिक्कत है उसे लेना ही प्रेफर कीजिए। यूट्यूब से देखने में बहुत इनकन्वीनियंस होता है और लास्ट में आपका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पता चला अगर आप क्लास देखने यूट्यूब पे आए और आप इंस्टा पे लग गए, कोई नोटिफिकेशन आ गई, या आप क्लास देखने आए यूट्यूब के ऊपर आप कोई और वीडियो नीचे दिख गई। आजकल भैया क्लिक बेट इतने होते हैं ना, मेरे को तो बहुत शर्म आती है बोलते हुए कि हमारी इंडस्ट्री में क्लिक बेटिंग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मतलब बहुत गंदी हालत मचा रखी है भाई। सबके मतलब वीडियो थंबनेल ऐसे बनाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, और उस वीडियो में लिटरली कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं वैलिडेशन वाली, लिख देंगे ICMI ब्रेकिंग न्यूज ऐसे करके थंबनेल लगा देंगे अपना सर पे हाथ रखते हुए, बच्चा भी सोचेगा भैया क्या न्यूज आ गई ऐसी, वो क्लिक करेगा उसके ऊपर, यही तो क्लिक बेट होता है, क्लिक कर दिया फिर पता चलेगा अबे फाउंडेशन की कोई नोटिफिकेशन आई है, फाइनल वाले बच्चे का भी टाइम खराब हो गया। अब क्योंकि मैं यूट्यूब पे अकेला नहीं हूं, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे सजेशन में ऐसी वीडियो आ सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं उन वीडियोस को, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, फिर आपने वो वीडियो देखी 20 मिनट की, हो गया टाइम वेस्ट। सुनने में 20 ही मिनट लग रहा है, लेकिन जब आप एनालाइज करेंगे यू विल गेट टू नो कि हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं देखो समझाने की कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। वापस आ जाओ सचिन सर, वापस आ जाओ, ऐसा बार बार इतना बच्चों को पुश करके कुछ नहीं होगा, वो आप ही को गलत समझेंगे। कोई बात नहीं, चलो। अगर एक पापा ने, मिस्टर एक्स ने, ये पापा हैं, मिस्टर एक्स एक पापा हैं, उन्होंने 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 गिफ्ट दिया, क्या दिया बेटा, गिफ्ट दिया ₹5100 अपने बेटे को, उसके बर्थडे पे ₹5100 गिफ्ट दिया। क्या ये कंसिडरेशन है, क्या ये कंसिडरेशन है? सर ये कंसिडरेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि बेटे को तो गिफ्ट उन्होंने दिया है, लेकिन बेटे ने तो वापस में कुछ भी नहीं दिया उनको। अरे दिया ना, बेटे ने, कैसी बातें कर रहे हो यार आप, बेटा ने क्यों नहीं दिया कुछ, बेटे ने वापस में बोला थैंक यू पापा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट ना कर दे थैंक यू की स्पेलिंग गलत है सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छी से साफ साफ स्पेलिंग, थैंक यू पापा। और प्लस एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया, स्टेटस नहीं सॉरी स्टोरी, स्टोरी लगाई, वर्ल्ड्स बेस्ट पापा
प्लस व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई, स्टोरी नहीं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया। वाई टू फियर व्हेन आई हैव डैड लाइक हिम। एक हिंदी में भी लिख देता हूं। हेलो, एक हिंदी में भी लिख देता हूँ, मुझे लगा माइक ही बंद हो गया। एक हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए। लिखूं क्या यार, हिंदी तो बहुत वीक है। बोल देता हूँ, लाडले जोर ना दिखाइए, बापू खड़ा है पीछे, ऐसे करके भैया इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेज दी, लगा दी, सब कर दिया। मतलब अब ये बताओ, उसने इतना सारा ये जो दिखाया अपने पापा के लिए प्यार और लगाए तो तुमने तो अभी बोला था ना कोड प्रो क्यू, अभी तुम ही तो थे ना वो बोलने वाले कोड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। तो भैया समथिंग इन रिटर्न, समथिंग तो दिया ना उसने, तो ये कंसिडरेशन हो गई है। भाई अब यहाँ पे कुछ बच्चे कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये कंसिडरेशन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसिडरेशन नहीं है। इट इज नॉट कंसिडरेशन। अगर आप आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं होती है। उसका रीजन यही है कि आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया है तो वो कंसिडरेशन नहीं हो सकती। बीवी को गिफ्ट देना, बच्चों को गिफ्ट देना, मम्मी पापा को गिफ्ट देना, ये सारी चीजें आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो वापस में आपको कुछ भी दें भले से, लेकिन इसको कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। समझे ना आप? अच्छा, अब एक गंदा बच्चा आके बहुत गंदा एग्जाम्पल लेके आया, उसकी भी गलती नहीं है। हो सकता है उसका दोस्त, उसका एरिया सर्कल ऐसा हो, उसने बोला कि सर एक पति ने एक पत्नी को 50,000 रुपए दिए, और मैंने बोला लेकिन उस पत्नी ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया ना। तो बोला नहीं, पत्नी ने सर उसको एक बेटा दिया ना। उसका एक बेटा दिया, 50,000 रुपए देने के बाद पत्नी ने उसको बेटा दे दिया। मैंने कहा अरे भाई तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है, तुम सीएम इंटर में कैसे पहुंच गए? तो बोला सर अरे सर फाउंडेशन सर, मैंने बहुत अच्छी जगह से, वो सर भी ऐसी बातें करते थे क्लास में। मैंने कहा अरे भाई, लेकिन ये जो आपने पूरी ट्रांजेक्शन बताई, इट इज ऑफ सोशल नेचर, सोशल नहीं सॉरी, इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो लव एंड अफेक्शन वाली ट्रांजेक्शन आर नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन अंडर जीएसटी। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई भी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ये एग्जांपल पेपर में आ जाए और पूछा जाए कि बताओ क्या ये सप्लाई है, तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, एज पर सेक्शन नंबर 231 दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। पूरा 231 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड सप्लाई बिकॉज एज पर सेक्शन नंबर 71A सप्लाई शैल इंक्लूड अ वैलिड कंसिडरेशन। बात खत्म। ओके सर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13। सर कितने एग्जांपल कराओगे बेटा? आपको डिटेल में समझना जरूरी है, वरना मैं सेपरेट सेक्शन रखता ही क्यों। कंसिडरेशन यूं पढ़ा देते हैं लोग 2 मिनट में, आपको पता है। आप जाके देखना, फास्ट ट्रैक के एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी इतने क्वेश्चन नहीं होते जितने क्वेश्चन छोड़े तो एग्जाम्पल लेकर। फिर मैं एलआईसी वाला भी आपको सर्कुलर खिलाऊंगा, इतना बढ़िया सर्कुलर है वो हमारा। फिर डोनेशन चैरिटी भी कराऊंगा, उसका भी एक सर्कुलर है ना। फिर सेल्स प्रमोशन स्कीम कराऊंगा, फिर जाके इन कोर्स और फर्दर स्टार्ट होगा। बेटा मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, और मेरी यूएसपी ही यही है। मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि आपको बेटा ऐसी जगह कोचिंग देखनी चाहिए जहां पे सबसे कम ऐड हो, क्योंकि उनको ऐड करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ती। जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कम अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भाई भर भर के ऐड करने पड़ते हैं। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सब्सिडी ऑफ 15,000 करोड़ टू फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फाइंड जीएसटी टैक्सेबिलिटी। सर ये तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। तो सर बहुत सारे ना यहाँ पे इशू ये आता है कि सब्सिडी जो है सरकार ने दी है लोगों को, तो क्या ये कंसिडरेशन मानी जा सकती है? क्योंकि इसमें मनी तो है, मनी इन मनी वर्थ आप बोलते कंसिडरेशन में सब कुछ आता है। तो नो, दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। सर क्यों? इसका एक ना सोशल रीजन भी बताता हूँ आपको। अब सब्सिडी इज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट जो हमारी है, वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की हेल्प करना चाहती है। जैसे फार्मर्स, तो फार्मर्स का माल बिका नहीं तो उन्होंने सब्सिडी दे दी। अब सब्सिडी दी, अब मोदी जी ने सब्सिडी उनको दी, ठीक है। मोदी जी का तो मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाया था एक, पता नहीं अब है नहीं है मेरे पास, हैगा। ये रहे हमारे मोदी जी, ठीक है, ये मोदी जी है हमारे। मोदी जी का चित्र देखो मैंने हाथों से कितना बढ़िया बनाया। अब मोदी गवर्नमेंट जी ने हेल्प करी फार्मर्स की। अब जैसी फार्मर की हेल्प करी, मान लो 10,000 रुपए की, जैसे 10,000 रुपए फार्मर के हाथ में आए, वैसी वहां पे आ गई 10,000 रुपए नजर डालने वाली निर्मला ताई। निर्मला ताई ने आके बोला भैया इसके ऊपर तो जीएसटी दो। फार्मर्स आपको क्या लगता है क्या करेंगे? निर्मला ताई को 250-250 ग्राम के टुकड़ों में बांट के घर ले जाएंगे। मोदी जी ने रोका, अरे निर्मला ताई, अब मित्रों
छाड़ देंगे मित्र, बंद कर देंगे तुम्हारा हिसाब किताब पूरा का पूरा। यहाँ से चलो, यहाँ पे ऐसे जीएसटी मांगना, जो पैसा हमने ही दिया है उसी के ऊपर जीएसटी मांगना, तो बेवकूफी होगी ना। आप खुद सोचो यार, सब्सिडी सरकार दे रही है, फिर उसके ऊपर अलग से जीएसटी भी कलेक्ट करेगी क्या? तो बेवकूफी है। तो इसलिए लॉजिक रूप से भी यह बाहर है, लीगल रूप से भी बाहर है। अच्छा, अब सर्कुलर। सर सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर आर एडिशनल क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर आर एडिशनल क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन इश्यूज। अब जो बच्चों ने फाइनल की क्लास ली है या इन्होंने फाइनल वाला मटेरियल परचेज किया है, उनको मैं बता दूं कि हमारे पास ना सप्लाई वाले चैप्टर में 41 पेज है टोटल। देखो 41, 41, 21 नहीं 41। और इसके अंदर ना एक सेक्शन है जो यहाँ से शुरू है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से शुरू है। जो सेक्शन सप्लाई में है वो यहाँ से शुरू है बेटा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ये स्पेशल केसेस ऑफ जीएसटी टैक्सेबिलिटी, पेज नंबर 1.28। फाइनल वाले बच्चों को जो मटेरियल जिन्होंने परचेस किया है या जिनके पास फ्री कॉपी आई है, वो इस पेज को खोलेंगे। शायद फ्री कॉपी वालों का मटेरियल स्टार्ट ही यहीं से है, तो उनको खाली यही नहीं पढ़ना, ये ऊपर वाला 27 पेज का मटेरियल उनके लिए भी है, लेकिन ये 28वें पेज से एडिशनल खाली फाइनल वालों के लिए है। काफी बच्चों का डाउट भी था ना कि फाइनल वाले बच्चों के लिए कैसे अलग होगा, तो मैं अभी क्लियर कर दूं कि फाइनल वाले बच्चों का यहाँ से अलग होगा। ठीक है, चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं जल्दी से, फिर इसको खत्म करते हैं। ओके, तो एक क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब एक क्लैरिफिकेशन एडिशनल जो होती है। एक इशू है सर, एक इशू ये है कि हमारे पास जो पॉलिसी होती है, हमारे पास जो पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, अगर मैं उसके ऊपर क्लेम नहीं करता, जैसे मान लो मैंने पॉलिसी ली अपनी बाइक की और मैंने बाइक का कराया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह जो भी होता है वो मैंने करा लिया। अब जब मैं उसे रिन्यू कराने गया, फर्स्ट ईयर में मैंने पेमेंट करी 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम की। जब मैं सेकंड ईयर में उसको रिन्यू कराने गया तो उन्होंने मेरे से 5,000 के बदले 4500 रुपए लिए। मैंने पूछा, मैंने कि 500 रुपए किस चीज के मैनेज करे? उन्होंने बोला नो क्लेम बोनस के, क्योंकि आपने कोई भी क्लेम ही नहीं लिया हमसे। मतलब ये क्लेम नहीं किया ना मैंने पिछले साल कि मेरे बाइक का कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो मैं क्लेम क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला जब आपने क्लेम नहीं किया तो हम आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको खाली 4500 देने हैं। तो इशू ये आया बेटा, इशू ये आया कि ये जो 500 रुपए है, क्या इसको कंसिडरेशन मान ले हम लोग कि ये कंसिडरेशन हुई किसके लिए? फॉरबियरेंस के लिए। ये बोला गया कि ये फॉरबियरेंस है पॉलिसी होल्डर की तरफ से कि उसने जानबूझ के क्लेम नहीं लिया और उसने एक एक्ट को करने से खुद को रोका, सेल्फ कंट्रोल किया। तो क्या ये कंसिडरेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी उसको दे रही है? भाई लॉजिकली देखा जाए तो हाँ, हम भी एक बार तो कन्फ्यूज हो गए कि हाँ भाई ये तो कंसिडरेशन हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने 500 रुपए तो दिए पॉलिसी होल्डर को, जिसके बाद पॉलिसी होती है पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। 500 रुपए दिए। अब 500 रुपए जो दिए हैं ये किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं क्योंकि उसने नो क्लेम बोनस के नाम से दिए हैं, उसने कोई क्लेम ही नहीं लिया बोनस का। बोनस कह रहा हूं, बोनस तो मतलब एक्स्ट्रा मिला है, नो क्लेम मतलब आपने कोई भी क्लेम नहीं किया पॉलिसी पे, इसलिए मिला है आपको, है ना। तो ये फॉरबियरेंस में क्या कवर होगा? आंसर इज नो। यही क्लैरिफाई किया हमें सर्कुलर नंबर 186/18/2022 में। तो ये हमारा सर्कुलर नंबर होता है, शुरू का दूसरा ईयर होता है लास्ट में, है ना। डेट अलग से दी होती है। तो ये जो होता है सर्कुलर नंबर पूरा का पूरा, ये इसके अंदर ये दोनों रैंडम नंबर होते हैं जो लोग खुद ही इशू करते हैं, ये ईयर होता है जिस ईयर में सर्कुलर आया। उसमें डेट भी होती है, जिस डेट को आता है तो डेट ही होती है। क्या सर सर्कुलर नंबर याद रखने हैं? हाँ बेटा याद रख लोगे, फाइनल वाले बच्चे तो बहुत अच्छा होगा, आपको रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके एडवांस इशू जब मैं कराऊंगा तो उसमें सर्कुलर बहुत सारे मिलेंगे और क्लैरिटी भी आपको आएगी। लेकिन जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको याद रखना जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये चीज लेकिन याद रखेंगे कि नो क्लेम बोनस जैसी टर्म के ऊपर कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता उसको, इसीलिए उससे जीएसटी में टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके, तो यही पूरा मैंने इश्यू आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ पे लिखा है इट इज बीइंग क्लैरिफाइड अंडर सर्कुलर दैट नो क्लेम बोनस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ये बात याद रखना है आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन as under agreeing to obligation to refrain from the act of claim, hence no supply shall be there, hence no GST shall be levied। तो ये सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा। ओके सर, इसके बाद हमारे पास एक सर्कुलर और है डोनेशन का। ये डोनेशन का मतलब अगर किसी इंसान ने किसी ट्रस्ट को डोनेशन दी है, क्या डोनेशन कवर होगी एज एन कंसिडरेशन? तो देखो, डोनेशन ये चैरिटी हैज कैरेक्टर्स ऑफ गिफ्ट डोनेशन एंड मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। पहला, मेड फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पस। फिलेंथ्रोपिक पर्पस मतलब क्या होता है? किसी की भलाई करने के लिए, आउट ऑफ योर सोशल सेटिस्फेक्शन।
जैसे मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे बताऊं, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीएमए इंटर एज वेल एज फाइनल। फाइनल के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी। देखो फटाफट से समझा देता हूँ। आपने अगर डोनेशन करी है, और डोनेशन फिलैंथ्रोपिक पर्पस के लिए करी है। फिलैंथ्रोपिक पर्पस क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया, फॉर योर सोशल सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। बेसिकली ऐसे इनिशिएटिव जो सोसाइटी को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, इसको फिलेंथ्रोपिक पर्पस बोला जाता है। तो दो चीजें हो सकती है। सबसे पहली बात, दो चीजें नहीं, ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। डोनेशन मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये दोनों होगा तो आपको मैं बताता हूं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, हैज करेक्टर ऑफ गिफ्ट डोनेशन एंड मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दी है। डोनेशन और चैरिटेबल पेमेंट, donation or charity payment must hold the character or nature of it, must be of donation or gift which generally do not require something in return, and the payment must be made to the charitable organization। तो बात यहाँ पे सबसे पहले ये बोला गया है कि जीएसटी के अंदर डोनेशन जो है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो इसके बाद इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, मतलब इट विल नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन अगर ये इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, और इसके ऊपर फिर सप्लाई मान लिया जाएगा, फिर जीएसटी भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो, डोनेशन और चैरिटी पेमेंट मस्ट होल्ड द करेक्टर ऑफ नेचर ऑफ, इट मस्ट बी गिफ्ट, मतलब ये वन सिंगल होनी चाहिए पेमेंट। सिंगल पेमेंट मतलब वापसी में कोई भी चीज आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। अगर मान लो मैंने किसी ट्रस्ट को, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मैंने एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट का एक स्कूल भी था, वो स्कूल बहुत नामी ग्रामी स्कूल था। अब इस ट्रस्ट को मैंने डोनेशन दिया, मैंने बोला लो भाई डोनेशन, और ये ना मेरा बालक, इस बालक का अपने स्कूल में एडमिशन कर लो। तो बेटा ये पूरी ट्रांजैक्शन जो होगी वो जीएसटी में कवर होगी एज एन सप्लाई, समझे। लेकिन अगर मैंने डोनेशन दिया और ये डोनेशन का नेचर गिफ्ट है, तो मतलब मैं वापसी में इनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। तो मुझे वापसी में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, जस्ट इन गिफ्ट होना चाहिए। वापसी में एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो जीएसटी में कवर हो जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए। पर्पस मस्ट बी एम एट सोशल सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस एंड नॉट कमर्शियल और मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ सच एक्ट। हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्ट से। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने डोनेशन दी ट्रस्ट को, और मैंने बोला ट्रस्ट को कि आपको ना मेरे नाम का एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन, और इस बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स मस्ट विजिट टुडे। तो बेटा ये हो गया कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए। अब मैंने ट्रस्ट को पैसा दिया और बोला अपने ट्रस्ट पे ना एक होर्डिंग लगा लो, वहां पे लिख दो लक्ष्मी, मेरा बिजनेस का नाम लिख दो, और लिख दो कि भैया आज ही इसको विजिट करो। तो भैया ये कमर्शियल पर्पस हो गया, फिलैंथ्रोपिक पर्पस नहीं हुआ। तो इसमें ये जीएसटी में कवर होगा। मैंने आपको दोनों का एग्जांपल बता दिया कि डोनेशन और चैरिटी कब कब कवर होगा, कब कब कवर नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया। सर्कुलर नंबर 116 3519 बहुत पुराना सर्कुलर है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केस बनते हैं जो इसी सर्कुलर पे बनते हैं, कि जब भी आप डोनेशन एक ट्रस्ट को करते हैं, तो वो डोनेशन या चैरिटी कुछ भी बोल लीजिए, दो पर्पस, मतलब दो कंडीशन हमें देखनी है कि सबसे पहले गिफ्ट का करेक्टर है या नहीं है, दूसरा फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब होती है तो वो जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जा सकता है, मतलब लगेगा ही लगेगा। ओके, इसके बाद सर आपने ये चीज नहीं बताई कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। तो बेटा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी में एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं। हालांकि एग्जामिशन वाले चैप्टर में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। तो वहां से अंडरस्टैंडिंग लेके मैंने आपके लिए लिख दिया, जीएसटी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म एनीवेयर, हाउएवर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1217। नोटिफिकेशन नंबर मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा एग्जामिशन वाले चैप्टर में, कि सरकार ना नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है कि ये सारी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
मेरे ख्याल से माइक में कोई इशू आ गया था तो माइक बंद हो गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको ये पॉइंट दोबारा से समझा देता हूँ कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जीएसटी के अंदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन नहीं किया गया है बेटा, लेकिन हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग नोटिफिकेशन से ये बनती है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, हेल्थ या सोशल वेलफेयर के किसी भी काम में लगी हो तो उसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो बेसिक सी बात ये है कि जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, मैं हूं जैसे कोचिंग सेंटर, अब अगर मैं बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लग जाऊं, जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो अगर मेरे को कोई पैसा मिलता है तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा क्या? हाँ सर, लेकिन क्योंकि मेरा एक मिक्स है, मैं पेड क्लासेस भी दे रहा हूँ, फ्री भी करा रहा हूँ, तो मैं इसमें पूरी तरह कवर नहीं हूँ। तो आपको एक बात याद रखनी है कि वो एक्सक्लूसिव उसी काम में होना चाहिए कि एजुकेशन या तो कम रेट पे देता है पूरी तरीके से, और कोई ऑप्शन पेड वाला नहीं है, तो ही वो कवर होगा। या मान लीजिए कोई ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्कोहल छुड़वाता है लोगों की, तो वो यहाँ पे हेल्थ वाले में भी कवर हो जाएगा, कोई सोशल वेलफेयर में कवर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। इतना डिटेल में हमें समझने की और इसको जरूरत है भी नहीं। चलो अभी सर्कुलर अगला देखते हैं। अब ये जो सर्कुलर है ना हमारा, ये कंसल्टेशन से रिलेटेड तो नहीं है, फॉर्म्स ऑफ अप्लाई से रिलेटेड है। वैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म्स ऑफ अप्लाई का एक ही सर्कुलर अभी हमारे सामने आया है। फॉर्म्स ऑफ अप्लाई का मतलब यहाँ पे इशू क्या था कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी आर्ट बना के उसका पोजेशन गैलरीज को दे देते हैं और गैलरीज उन्हें आगे बेचती है। जैसे ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारा आर्टिस्ट है मुच्छड़ वाला, उसने बनाई ये पेंटिंग, ठीक है, बढ़िया, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है, एकदम बढ़िया, 100% सुंदर है। अब ये पेंटिंग इसने बेच दी किसको? बेच नहीं दी, मतलब भेज दी किसको? सुलोचना गैलरी को। सुलोचना गैलरी में इसकी पेंटिंग लग गई, ये वाली, ये ना पेंटिंग यहाँ पे लग गई, वहां पे और भी पेंटिंग्स लगी हुई है। अब ये सारी पेंटिंग्स गैलरी में लगी हैं फॉर सेल, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे इश्यू यह है कि जब इसने ये यहाँ पे सेंड किया तो क्या ये सेंड वाला काम फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कवर है या नहीं है? सर होगा ही, आपने बोला था कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के अंदर 7(1)(a) के अंदर हर चीज कवर होती है, तो ये भी कवर होगा। ये भी कवर होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पोजेशन तो जाहिर है ना भाई, पोजेशन तो पेंडिंग का जाहिर है, आर्टिस्ट के पास से गैलरी के पास जा रहा है, तो भाई ये तो होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कवर। लेकिन जीएसटी वालों ने इस चीज को क्लैरिफाई किया और बोला व्हेन आर्टिस्ट सेंड देयर वर्क टू गैलरीज और ट्रांसफर द पोजेशन इवन अंडर सेक्शन 7(1)(a) इट शैल नॉट फॉर्म सप्लाई, इट शैल नॉट फॉर्म सप्लाई। ठीक है जी, सप्लाई नहीं होगा। जब कस्टमर इसका पैसा देगा और ये बिक जाएगा, जब ही इसको सप्लाई माना जाएगा, वो भी सप्लाई आर्टिस्ट और उस बंदे के बीच में माना जाएगा जिसको खरीदेगा। जैसे मान लो ये पेंटिंग मैंने चूज कर ली और मैंने इसके 5,000 दिए, तो ये 5,000 रुपए की जो मैंने पैसे पे करे, ये मेरे मिस्टर सचिन और उस आर्टिस्ट के बीच में सप्लाई हुई। अब इस 5,000 के ऊपर मान लो कुछ कमीशन है जो गैलरी लेता है 5%, ठीक है, तो 5,000 का 5% कितना है? 250 रुपए। 250 रुपए जो हमारा है, 250 रुपए का जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो आर्टिस्ट और उस गैलरी के बीच में होगा। तो देयर आर टू सर्विसेज, एक आर्टिस्ट और गैलरी के बीच में, एक आर्टिस्ट और मेरे बीच में, मेरा और आर्टिस्ट के बीच में सप्लाई ऑफ है गुड्स, मतलब हमने सेल किया है, परचेज किया है। लेकिन आर्टिस्ट और उस गैलरी के बीच में सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कमीशन बेस पे था जो कि, तो गैलरी ने क्या किया, उसको बिकवाया, तो उसका कोई कमीशन चार्ज किया 5%, जो कि है 250 रुपए। ओके जी सर, समझ में आ गया। आगे सेल्स प्रमोशन स्कीम बहुत सारी होती है, जैसे फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी में जब नया कोई चीज लेके आते हैं तो वो फ्री सैंपल बांटते हैं लोगों को एट अ पब्लिक एट लार्ज। तो पब्लिक एट लार्ज में जब भी वो फ्री सैंपल बांट रहे हैं, मतलब आप ले जाओ, ट्राई करो, खा के देखो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो ये डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a) सब्जेक्ट टू शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 क्या है? व्हेन सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो फ्री सैंपल जनरली फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हमने वहां पे ये थोड़ी ना पढ़ा है फ्री सैंपल, वहां पे बार्टर पड़ा है, एक्सचेंज पड़ा है, तो वापस में भी तो कुछ मिलना चाहिए यार, तो यहाँ पे ये चीज है नहीं और कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे 7(1)(a) के अंदर वो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में ही कवर नहीं होगा तो कंसिडरेशन देखने की बात ही पैदा नहीं होती। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, और कि जहां पे कंसिडरेशन नहीं होती वहां पे भी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। वो हमने ऊपर देखा था ना अभी अपने चार्ट में, बड़ा व्यू में, कि हमारे पास वहां पे भी टैक्सेबिलिटी आ जाती है। वो टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी? देखो विदाउट कंसिडरेशन में, सेक्शन 7(1)(c) में, जो कि शेड्यूल नंबर 1 भी है। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 है, देखो ये मैंने नीचे बना के भी दिया ना आपको, हाँ ये रहा ना, शेड्यूल नंबर 1 है। तो शेड्यूल नंबर 1 में अगर वो टैक्सेबल हो जाता है तो वो होगा, अन्यथा 7(1)(a) में तो टैक्सेबल नहीं है। तो 7(1)(a) की अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम इतनी बात जान लेंगे कि 7(1)(a) में ये टैक्सेबल नहीं है। हम लोग जब 7(1)(c) की कंडीशंस को पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे क्या उसमें तो टैक्सेबल नहीं है। ओके, अच्छा, इसके बाद बाय वन गेट वन। बाय वन गेट वन, जैसे आपने मान लो ये कैलकुलेटर खरीदा तो ये माउस फ्री,
ऐसा हो सकता है? कैलकुलेटर खरीदा माउस फ्री, हाँ सर ऐसी स्कीम आती है हमारे सामने। तो क्या होगा, इट वुड बी ट्रीटेड एज सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर टू, मतलब इसके अंदर कोई सेपरेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, दोनों को माना जाएगा कि एक ही सप्लाई है, ठीक है। एंड शैल बी टैक्स्ड एज पर द सेक्शन 8, ओके सेक्शन 8 मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई वाले चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे कि इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। लेकिन अभी आप जानिए कि अगर मैंने इन दोनों को एक ही डब्बे में पैक करके अभी बेच दिया, बोला गया दोनों का ऑफर है, कैलकुलेटर खरीदो माउस फ्री, तो मैं ये मानूंगा कि ये दोनों के दोनों एक ही प्राइस पे बेचे गए हैं, कोई भी फ्री नहीं है, दोनों के लिए एक ही प्राइस चार्ज किया गया है। लॉजिकली भी तो यही है, कोई कंपनी फ्री क्यों देगी? अगर ये कैलकुलेटर मैं किसी को दे रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूँ कैलकुलेटर के साथ माउस ले जाओ, तो हो सकता है ना मैंने कैलकुलेटर में पहले से पैसे जोड़ दिए हो, कोई कंपनी पागल तो नहीं है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आता है। तो बाय वन गेट वन के अंदर भी सप्लाई मानी जाएगी पूरी तरह, कंसिडरेशन भी वैलिड मानी जाएगी और ये पूरी तरह जीएसटी में कवर होगा। लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन नंबर 8 बताएगा, 7 नहीं बताएगा। 7 सिर्फ बताता है सप्लाई है या नहीं। बधाई हो, आपने कंसिडरेशन वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। देखो मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में, ये देखो हमने कितना डिटेल में और अच्छे से, मतलब चार्ट और आपके नोट्स देख के आपको समझ में आ जाता है कि आपने कितनी मेहनत करी है यार, कितनी मेहनत करी है ना। चलिए हमने मेहनत करके कंसिडरेशन को खत्म कर दिया। नाउ वी विल बी लुकिंग अपॉन न्यू थिंग विच इज सेक्शन 71AA। ओहो इसमें एक चीज तो रह गई, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हमें देखना है, उसके लिए हम लोग अलग सेशन रखेंगे, बिकॉज दिस सेशन इज ऑलरेडी नियर बाय एन आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को करते हैं